Hello students, welcome your YouTube channel Biotechnics. Today we are discuss about the next part of respiratory system. इससे पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और किस प्रकार से वो फंक्शन करते हैं। हमने उसके अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से जो श्वास हम लेते हैं, ब्रीदिंग हम करते हैं, वो किस प्रकार से हमारे लंग्स तक जाता है एंड कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लंग्स कैपेसिटी होती है और लंग्स वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है। जो एल्वुलाई होती है, लास्ट पार्ट या फंक्शनल पार्ट जो होता है लंग्स का एल्वुलाई, वो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। उसके अंदर किस प्रकार से फंक्शन होता है, कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वॉल्यूम होती है, लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है और किस प्रकार से इसकी काउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल जब हम रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते हैं तो उसके अंदर इनहेल और एक्सहेल कितनी गैस की जाती है, उसकी अमाउंट जो होती है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पर एक बार हर मिनट के अंदर 12 से 16 बार ह्यूमन जो होता है वो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करता है। पूरे दिन के अंदर 18 लीटर जो होती है वो इम्प्योर ब्लड हम इन्वायरमेंट के अंदर एक्सहेल करते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम स्पायरोमीटर, जो एक यंत्र होता है स्पायरोमीटर, उसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है। मींस टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन के द्वारा या फिर किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होता है जो हम पढ़ते हैं उनके द्वारा कितनी मात्रा में इनहेल और एक्सहेल की जाती है। मींस ब्रीदिंग के दौरान कौन सी जो इन्वायरमेंट के अंदर कितनी मात्रा में हम बाहर निकालते हैं गैस को और कितनी मात्रा में हम अंदर लेते हैं। तो याद रखना वो होती है हमारी 500 ml। मीन्स एक बार में जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो 500 ml हम अंदर लेते हैं और 500 ml ही हम बाहर छोड़ सकते हैं। ये होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। सेकंड हमारा आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IRV। जब हम यदि नॉर्मल श्वास लेते हैं तब तो हम 500 ml श्वास अंदर या बाहर निकाल सकते हैं। जब हम यदि बलपूर्वक जब हम योगा वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर जब हम यदि एक साथ में बहुत सारी गैस को अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, उस टाइम जो हमारी वॉल्यूम होती है, मीन्स लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 3000 ml। जब हम योगा करते हैं तो उस टाइम पर फेफड़ों द्वारा जो जितनी ताकत होती है एक लिमिट तक हम श्वास को अंदर ले सकते हैं। ज़बरदस्ती जब हम योगा करते हैं तो उस टाइम पर हम इनहेल करते हैं गैस को, वो हमारा वॉल्यूम होता है IRV, जो होता है 3000 ml। उसके बाद में आता है एक्सक्रीटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV।
वी। जब हम योगा करते हैं उस टाइम या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम यदि हम फेफड़ों के द्वारा जो बलपूर्वक जितनी हमें कैपेसिटी होती है एक लिमिट तक हम गैसेज को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि मीन्स बोलते हैं कि अब हमारा फेफड़ों के द्वारा और जो एयर होती है गैसेज होती हैं वो बाहर नहीं निकाल सकते और उनकी अमाउंट होती है 1100 ml। उसके बाद में हम फोर्थ पढ़ते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सी होती है? जैसे कि बाइक वगैरह के अंदर रिजर्वर के अंदर जब बाइक आती है तो रिजर्वर आने का मतलब मीन्स क्या, रिजर्वर में बाइक चल रही है ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब मीन्स क्या होता है कि जितनी हमारे पास में जब पेट्रोल था उस टाइम पर हमने रिजर्वर में लगाया था, मीन्स हमने जो हमारे पास में पेट्रोल था उसका कुछ हिस्सा हमने बचा के रखा था कि यदि रास्ते में कहीं बाइक से यदि पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम हम उसका यूज़ में ले सकते हैं, वो हमारा आता है। ऐसे ही इसके अंदर होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा होता है, जब हम पूरी की पूरी हमारे लंग्स को लगता है कि अब हमने पूरी की पूरी जो भी हमारे अंदर श्वास थी, फेफड़ों के अंदर श्वास थी, उसको सारा का सारा जो भी गैस थी उसको सारा का सारा बाहर निकाल दिया है। उसके बाद में भी हमारे फेफड़े जो होते हैं उनके पास में कुछ जो एयर होती है, जो गैस होती है वो बची रहती है, उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम और इसका मान भी होता है 1100 ml। ये सारी की सारी अधिकतर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं उस टाइम जो रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, और हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है। 500 ml, 3000 ml, 1100 ml ये दोनों सिमिलर होते हैं और 1100 ml होते हैं। इतना हमने डिस्कस कर लिया है कि वॉल्यूम कितने टाइप के होते हैं। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, पुटअप हो जाता है कि किसकी वॉल्यूम जो होती है वो वॉल्यूम कितने टाइप की होती है और किसकी वॉल्यूम कितनी होती है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि जो लंग्स होता है उनकी वॉल्यूम कितनी होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो लंग्स होता है उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी वो अंदर श्वास को रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं और कितना रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटी, जो लंग्स हमारी कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। इसको भी हम पार्ट्स के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारी जो इंस्पिरेटरी जो कैपेसिटी होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है। मीन्स हम एक साथ में लंग्स के अंदर कितनी जो अमाउंट होती है गैस की वो ले सकते हैं। तो अभी हमने देखा जो टाइडल वॉल्यूम होती है और जो हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है प्लस हमारी जो IRV होती है, इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो वो हमारी हो जाएगी जो हमारी लंग्स की एक्चुअल कैपेसिटी होती है। मीन्स इतनी गैस को हम यानी कि जो हम नॉर्मल गैस लेते हैं वो होती है हमारी 500 ml, और ये हमने अभी देखा था कि कितनी ले सकते हैं, 3000 ml ले सकते हैं। तो ये हमारी हो गई 3500 ml। इतनी गैस जो होती है वो एक बार में हमारे लंग्स जो होते हैं वो इनहेल कर सकते हैं, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम इतनी होती है और हम जब योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बलपूर्वक इतनी गैस हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर इनटेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं कि फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी कितनी होती है। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी कितनी होती है, मीन्स जो जिस वॉल्यूम के ऊपर हमारे जो फेफड़े होते हैं वो फंक्शन यानी कि कितनी गैस हम बाहर निकाल सकते हैं, फिर कितनी के अंदर हमारा जो
लंग्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। तो एक्सहेल जो हमने की थी उसकी वॉल्यूम कितनी होती है और साथ में हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाता है मीन्स ये कितनी हो गई हमारा प्लस 1100, ये कितनी होती है 2200। आई होप इतना समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो लंग्स हमने पहले वॉल्यूम पढ़ी थी, उसके बाद में हम लंग्स कैपेसिटी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने 2 टाइप पढ़े। अब हम पढ़ते हैं जिसके बारे में अधिकतम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी जाता है कि आपकी वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। वाइटल कैपेसिटी मीन्स जैविक क्षमता, मीन्स एक बार में हम कितनी, थर्ड हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। लंग्स के द्वारा कितनी इनहेल की जाती है, कितनी एक्सहेल की जाती है और नॉर्मल हमारी कितनी आती है। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस हमारी जो एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो, इन सबको यदि ऐड किया जाता है तो वो हमारी आती है वाइटल कैपेसिटी। मीन्स एक बार में हमारे जो लंग्स होते हैं वो नॉर्मली या फिर हम प्रेशर के थ्रू कितनी, नॉर्मली हम कितनी ले सकते हैं और प्रेशर के थ्रू हम कितनी, हमारी जो कैपेसिटी होती है लंग्स की वो कितनी होती है। तो टाइडल हमने पढ़ा था 500, एक्सक्रीटरी हमने पढ़ा था 1100 और इंस्पिरेटरी हमने पढ़ा था 3000। यदि इनको ऐड किया जाता है तो आते हैं 4600 ml। अब हम फोर्थ देखते हैं कि हमारी जो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है, या तो जो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला वाइटल कैपेसिटी प्लस जो आपकी रिजर्व जो हमने वॉल्यूम देखा था, रिजिडुअल वॉल्यूम जो देखा था, यदि उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाती है। या फिर इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है प्लस हमारी जो रिजिडुअल वॉल्यूम होती है, इन सबको ऐड कर दिया जाता है तो हमारी आती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो होती है यदि ये होती है हमारी, और प्लस में 1100 जो हमारी रिजिडुअल वॉल्यूम होती है वो होती है, और टोटल हमारी हो जाती है 5700 ml। इसके बारे में अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने 4 लंग्स कैपेसिटी पढ़ी है जिसके अंदर वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी से अधिकतम क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी कौन सी होती है, जिसे हम जैविक क्षमता कहते हैं। हमारे लंग्स जो होते हैं वो प्रॉपरली कितनी जो गैस होती है वो इसको इनहेल और एक्सहेल करते हैं, और नॉर्मली कितनी होती है, तो टाइडल वॉल्यूम, और इन दोनों के यदि ऐड कर दिया जाता है तो ये वाला जो, यदि हमारा वॉल्यूम वाला चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइडल वॉल्यूम को होती है तो उन सब, यदि वो सारे की याद है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, इंस्पिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, और साथ में ही हमारे रिजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, यदि ये हमारे याद हैं तो हम जो हमारी लंग्स कैपेसिटी होती है वो किसी भी यदि क्वेश्चन से पूछे, किसी भी टाइप से पूछे कि हमारे टाइडल वॉल्यूम को कितनी होती है या फिर फंक्शनल रिजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, कि कोई सी भी पूछे तो हम उसका आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं कि इतनी होती है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 4600 होती है और ये 5700 ml होती है। अब हम आगे देखते हैं, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर तो हम एंजाइम वगैरह अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से ये वाला जो वॉल्यूम, जो इनकी जो अमाउंट होती है, कितनी, किसकी कैपेसिटी की कितनी होती है, वॉल्यूम की कितनी होती है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो लंग्स होते हैं उनके अंदर जो एल्वुलाई होती है
उसके अंदर किस प्रकार से जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, उसके अंदर किस प्रकार से प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर कितना हो सकता है और कितना होता है, तो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रेशर कम या ज़्यादा होने की वजह से किस प्रकार से डिफ्यूज़न होता है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है हमारा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 mmHg। ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है 760 mmHg, मीन्स जितनी भी एयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर उनका प्रेशर जो होता है 760 mmHg होता है। अब हम देखिए कि जो ऑक्सीजन होते हैं उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होगा। तो ऑक्सीजन जो होता है वो होती है इन्वायरमेंट के अंदर 21%, ये सबको पता है। तो इसका प्रेशर निकालने के लिए यदि मैं बोलूँ कि 21% था और ये इतना हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, और यदि इसका परसेंटेज निकाला जाए तो कितना होता है 160 mmHg। ये होता है, ये अधिकतर आगे वाले जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये हर एक बार में हम ये बोलेंगे कि 160 mmHg कहाँ से आया। तो हमारा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 160 mmHg। अब 160 mmHg जो होता है किस प्रकार से जो प्रेशर होता है वो हमारी एल्वुलाई में पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है, एल्वुलाई में पहुंचता है, और किस प्रकार से हमारी जो आरबीसी होती है उसके थ्रू हमारी सेल्स तक जाता है। तो 160 mmHg जो इन्वायरमेंट के अंदर है, और ये हमारी हो गई एल्वुलाई। यहाँ पर हमारा 160 mmHg था। लेकिन जैसे ही अब हमने पढ़ा था कि जो हमारी वो एल्वुलाई होती है उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। यहाँ पर मीन्स जब हम पूरी की पूरी एक्सहेल कर देते हैं गैस को, उसके बाद में भी हमारे पास में यहाँ पर कुछ अमाउंट के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, और इस एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। मीन्स एयर के अंदर अदर गैसेज प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे ही हम ये हमारी एल्वुलाई के अंदर पहुँचती है तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम जो होती है वो बच जाती है 104 mmHg। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम थी कुछ, और उसके कारण यहाँ पर जो एयर आई उसके अंदर मिक्स हो गई, और मिक्स होने के कारण जो भी हमारे पास में इसकी पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और वो कम होकर के बचता है 104 mmHg। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर होता है 40 mmHg, किसका? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ये भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। तो इस पार्शियल प्रेशर के अंदर डिफरेंस होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी कहाँ पर चली जाती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर चली जाती है। होता क्या है कि पल्मोनरी, अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है और वेन होती है, पल्मोनरी जहाँ पर शब्द जुड़ जाता है उसके अंदर, आर्टरी के अंदर हम मैनुअली देखते हैं कि आर्टरी जो होती है उनके अंदर प्योर ब्लड होता है, और वेन्स होती हैं उनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पल्मोनरी जो शब्द जुड़ जाता है वहाँ पर, यदि पल्मोनरी आर्टरी में बोलूँ तो वहाँ पर इम्प्योर ब्लड होगा, और पल्मोनरी यदि वेन बोलूँ तो वहाँ पर प्योर ब्लड होगा। तो ये हमारी सपोज करो कि एक पल्मोनरी आर्टरी है और ये हमारी पल्मोनरी वेन है। यहाँ पर अलग अलग वो है, जो यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन होती है और पल्मोनरी आर्टरी होती है वो। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है मीन्स इम्प्योर है, तो यहाँ पर इसका टाइडल वॉल्यूम होगा 40 mmHg, और फिर होगा इसका 104 mmHg।
होता कैसे है कि जैसे ही ये 104 mmHg पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे जाती हैं कहाँ पर, और हमारे हार्ट के पास में। जैसे ही हार्ट के पास में जाती हैं तो यहाँ पर जैसे ही ये हार्ट के पास में जाती हैं या सेल्स तक या टिश्यू तक जाने लग जाती हैं, तो ये जो होती है इसको रास्ते के अंदर इम्प्योर ब्लड मिलता है, जिसके कारण इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 94 mmHg रह जाता है। और ये जो 94 mmHg होता है ये हमारी जाता है सेल्स के पास में, और सेल्स के अंदर ये सपोज करो ये हमारी सेल्स हैं, ये हमारा जो 94 है ये हमारा जाएगा इस सेल्स के पास में। इस सेल के पास में जो 23 होता है 23 mmHg यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण, प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है इसको दे दिया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसको दे दिया जाता है, तो यहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग होता है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 44 mmHg। तो याद रखना कि जो हमारा इन दोनों के बीच में जो होता है डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 94 का। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यहाँ पर तो इसका पार्शियल प्रेशर यानी कि सेल्स के अंदर, या फिर हम बोलें कि यहाँ पर जो हमारी पल्मोनरी वेन आर्टरी के अंदर आएगी, इम्प्योर ब्लड के पास साथ में आएगी, तो इसकी जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 होता है। और लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है 40 mmHg। तो 5% के अंदर डिफरेंस होने के कारण 5 mmHg का डिफरेंस होने के कारण ये भी यहाँ पर जैसे ही एल्वुलाई के पास में आएगी तो इसका एक्सचेंज हो जाता है। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है? हमने आज पढ़ा कि वॉल्यूम जो होती है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, किसकी कितनी होती है, 4 टाइप की होती है, टाइडल होती है, टाइडल होती है, रिजिडुअल होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, उनकी जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है। उसके बाद में हमने लंग्स कैपेसिटी के बारे में पढ़ा कि लंग्स कैपेसिटी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, और लंग्स कैपेसिटी जो होती है उसे घुमा करके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारा लंग्स होता है और जो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती है उसके अंदर, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर किस प्रकार से जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके अंदर किस प्रकार से डिफरेंस होने के कारण जो हमारी गैसेज होती है उनका एक्सचेंज होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी हमारी हीमोग्लोबिन होती है, बाइकार्बोनेट, यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका किस प्रकार से वो एल्वुलाई से लंग्स के अंदर एल्वुलाई से किस प्रकार से हमारी आरबीसी के अंदर जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र होता है वो आरबीसी मीन्स हीमोग्लोबिन के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू होता है। प्लाज्मा के थ्रू सिर्फ 3% होता है और इसके द्वारा 95% होता है। किस प्रकार से होता है, तो सपोज करो ये हमारी वॉल है, जो इधर हमारी एल्वुलाई है, इधर एल्वुलाई है, और इस साइड में हमारी जो आरबीसी की वॉल है या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं। एल्वुलाई के पास में क्या है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसके कंपेरेटिवली मैं बोल रही हूँ, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, जिसके कारण क्या होगा, और यहाँ का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। इस पार्शियल प्रेशर के कम या ज़्यादा होने के कारण यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है
वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है और इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सिर्फ ये यहाँ से जो CSIR नेट है उसके अंदर आज तक तो कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है कि किस प्रकार से, क्योंकि ये नॉर्मली है कि किस प्रकार से इसका जो पार्शियल प्रेशर है उसके कम या ज़्यादा होने के कारण किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सेकंड नंबर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो किस प्रकार से उसका किस प्रकार से वो हमारी एल्वुलाई होती है और RBC होती है, उनके अंदर किस प्रकार से डिफ्यूज़न मेथड द्वारा किस प्रकार से जाती है। तो सबसे पहले हम ये जो होती है इसमें पहला आता है बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, सेकेंड हम पढ़ते हैं RBC के थ्रू और थर्ड हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा के थ्रू होगा 7%, इसके द्वारा 20% और इसके द्वारा होता है 70 to 75%। RBC होती है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हेल्डेन इफेक्ट और बोर इफेक्ट क्या होता है। हेल्डेन इफेक्ट फर्स्ट हम पढ़ते हैं, हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है। जो एल्वुलाई होती है और जो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एल्वुलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है वो कम होती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र की जाती है। इसे हेल्डेन इफेक्ट कहा जाता है। बोर इफेक्ट दूसरा हम पढ़ते हैं कि बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो इंक्लूड किया जाता है। जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं और ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है वो हाई होती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेल्डेन इफेक्ट के अंदर क्या होता है। तो याद रखना, जो लंग्स के आसपास में होता है, मीन्स लंग्स के अंदर क्या होगा कि जो हायर कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा होगी और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ होगी, एल्वुलाई के अंदर होगी। तो हेल्डेन जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पर काम करता है और जो हमारा बोर इफेक्ट होता है वो कहाँ पर काम करता है, सेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ये वो यहाँ पर बोर इफेक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हमारा बच गया सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं उनके द्वारा ट्रांसफ़र किस प्रकार से किया जाता है। जो बाइकार्बोनेट आयन्स जो होते हैं, मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो RBC हो है और ये हमारी जो एल्वुलाई है उसके अंदर किस प्रकार से होता है। RBC के अंदर देखें तो RBC के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या 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 होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सेल्स जो होती है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वो क्या काम करती हैं, हाइड्रोजन के साथ में जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन H2CO3 का फॉर्मेशन करती है। और किसके कारण करती है, कैल्शियम एनहाइड्रेट के कारण करती है। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना कि कैल्शियम एनहाइड्रेट होता है। अब ये क्या काम करता है कि कैल्शियम एनहाइड्रेट की प्रेजेंस के कारण ही ये HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट आयन और H+ के अंदर कन्वर्ट होता है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये क्या काम करते हैं, सोडियम के साथ में अपना बॉन्ड बनाते हैं और ये क्या काम करते हैं, हमारा RBC जो होता है, RBC टू प्लाज्मा के अंदर जाता है। और जो H+ बच गया
वो हमारा जो क्लोराइड होता है उसके साथ में बॉन्ड बनाता है और ये हमारा जाता है प्लाज्मा टू आरबीसी। तो ये जो इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट, याद रखना इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। इसका कैल्शियम हाइड्रेट याद रखना क्या होता है, आरबीसी के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन है उसका ट्रांसफ़र उसके थ्रू जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो जल का मॉलिक्यूल होता है उसके साथ में बाइंड होता है और H2CO3 का फॉर्मेशन करता है कैल्शियम एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में। ये क्या काम करता है, कैल्शियम एनहाइड्रेट की प्रेजेंस के कारण ही HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन और H+ का फॉर्मेशन करती है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये सोडियम के साथ में बॉन्ड बनाता है और सोडियम के साथ में बाइंड होकर के आरबीसी टू प्लाज्मा जाता है और ये जो क्लोराइड होते हैं वो इसके साथ में बाइंड होकर के हाइड्रोजन के साथ में बाइंड होकर के प्लाज्मा टू आरबीसी ट्रांसफ़र होता है। एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, ये जो हमारी बाइकार्बोनेट आयन जो होता है एल्वुलाई के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन होता है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन इसको मिलेगी तो ये हमारा हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा और H+ जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। अब क्या काम करेगा, ये यहाँ पर से जो बाइकार्बोनेट आयन हमें मिले थे वो इस हाइड्रोजन के साथ में मिक्स होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बाइंड होंगे और ये क्या काम करेगा, H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा और ये H2CO3 फिर जा करके किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO2 जो होती है वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने पढ़ा था उसके द्वारा लंग्स से बाहर निकाल दिया जाता है। हमने देखा कि ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो उसके अंदर आरबीसी इन्वॉल्व होती है, प्रेशर के द्वारा होता है कि पार्शियल प्रेशर किसका कहाँ पर ज़्यादा होगा किसका कम होगा और आरबीसी जो प्लाज्मा होता है उसके द्वारा 3% होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो आरबीसी जो होता है उसके थ्रू बोर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट याद रखना है। प्लाज्मा के थ्रू 7% होता है और इसके द्वारा अधिकतर होता है। यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी के अंदर किस प्रकार से होता है, हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करती है और उसके अंदर कैल्शियम एनहाइड्रेट यूज़ में लिया जाता है, H2CO3 का फॉर्मेशन होता है और ये बाइकार्बोनेट और H+ के अंदर कन्वर्ट होते हैं और यहाँ से ये सोडियम के साथ में बाइंड होकर के आरबीसी टू प्लाज्मा जाते हैं और ये याद रखना इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। और एल्वुलाई के अंदर किस प्रकार की प्रोसेस होती है और लास्ट के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाती है ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी मैकेनिज़्म होती है वो किस प्रकार से होती है, रेस्पिरेशन की मैकेनिज़्म जो होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन से पिगमेंट काम में लिए जाते हैं, कौन सा जो ऑर्गेनिज्म